हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। तो ये है अ कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को बहुत ही डिटेल में, और इस कोर्स के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो सबसे पहली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टॉपिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने आपको बोला कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, राइट? तो इंडियन पॉलिटी क्या है? इंडियन पॉलिटी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें एक कंट्री को गवर्न किया जाता है, राइट? सो पॉलिटी इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम कंट्री को गवर्न करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी वो सारा सिस्टम, वो सारा पॉलिटिकल सिस्टम जिससे इंडिया को गवर्न किया जाता है, राइट? तो वो सिस्टम आया कहाँ से? वो सिस्टम आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, राइट? तो इसी क्वेश्चन का हम आंसर देंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो जुड़ी रहिए, हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, वो कैसे बना, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो कहाँ से आए, राइट? तो हमें जाना पड़ेगा थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देखिए, हमको पता है कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, राइट? 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। इंडिया को गवर्न करने के लिए, इंडिया के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उन्हीं सभी एक्ट्स के चलते हुए बहुत सारी प्रोविजंस थी जो इवॉल्व हुई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की, राइट? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1773 से लेके 1858 तक, जिसे हम कंपनी रूल बोलते हैं, और उसके बाद 1858 से 1947 तक, जिसे हम क्राउन रूल बोलते हैं। तो कंपनी रूल क्या क्या मतलब है? वो सारे एक्ट जो पास किए गए, वो तब पास किए गए जब कंपनी इंडिया को कंट्रोल करती थी। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी और रेगुलेट कर रही थी इंडिया के अफेयर्स को, इंडिया के रेवेन्यू को, इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स को, तो उस टाइम पे जो भी एक्ट आए हैं वो सारे कंपनी रूल के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब जब कंपनी को अबॉलिश किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और सारे का सारा कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला गया, वो सारे एक्ट जो उस टाइम पीरियड में आए हैं वो हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के अंदर। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो बनी कब, राइट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो बनी 1600 एडी में। 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ वन से कुछ मेंबर्स ने एक चार्टर साइन करवाया था, राइट? तो उस चार्टर में क्या लिखा गया था? वो एक रॉयल चार्टर था। उसमें लिखा गया था कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा कि वो ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकती है। ईस्ट मीन्स इंडिया वाली साइड पर जाकर वो ट्रेड कर सकती है, राइट? तो एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ मोनोपोली। इसका मतलब हुआ एकाधिकार, कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकती है। ब्रिटेन की, इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट में जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी रॉयल चार्टर के ज़रिए, उसको ये एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि वो ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकती है। तो इसी चार्टर के चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में इंडिया में लैंड करती है। कहाँ आती है? सबसे पहले ये आती है सूरत में। और सूरत में जब ये आती है तो ये लैंड करती है एज अ ट्रेडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया में तो वो क्या करने आई थी? तो उनका मेन मोटिव था ट्रेड करना और मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाना अपने घर को, राइट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड की थी सूरत में इन 1608 एज ट्रेडर्स। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो किंग्स हैं, राइट, उनके साथ इन्होंने अलाइंसेस करनी स्टार्ट कर दी। पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्लियर?
और बहुत सारी बैटल्स थी, उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। एक थी बैटल ऑफ प्लासी, जो हुई थी 1757 में। उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। तो अभी बात करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बैटल हुई थी 1757, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ब्रिटिशर्स ने जीत ली थी, राइट। उसके बाद बैटल हुई बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज अ ट्रेडर्स आई थी, राइट, ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी। वो एक कमर्शियल बॉडी थी क्योंकि उसका पर्पस क्या था, ट्रेड करना, प्रॉफिट कमाना। बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी के साथ साथ एक पॉलिटिकल बॉडी भी बन गई थी। अभी दीवानी राइट्स क्या होती हैं, देखो आपको एक सीधी सी एग्जांपल देती हूँ। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी कंट्री में टैक्स कलेक्ट करती है, राइट। तो जब वो जनरल पब्लिक से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हुई, राइट। तो सेम वे अगर किसी एरिया में कोई कंपनी वहाँ के टैक्सेस को कलेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी, जिसको राइट मिल गया था कि वो उस एरिया में, कौन से एरिया में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया है जो, उनमें वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकती है। तो टैक्सीज को कलेक्ट करने का जो राइट था, जिसको दीवानी राइट बोला जाता था, वो मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 1765 में। क्लियर। तो इससे क्या हुआ कि जो कंपनी एज अ ट्रेडर आई थी, अभी वो क्या बन गई थी, एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी। तो अभी बात करते हैं कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर के रूप में आई थी और वो ट्रेड करने के पर्पस से इंडिया में लैंड की थी, सूरत में, और उसके बाद वो एक रूलिंग बॉडी बनते जा रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ गई ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उनके ऑपरेशंस को, उनके अफेयर्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि एक इंडिया में पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी हो। हम किस प्रेसिडेंसीज की बात कर रहे हैं, हम इन प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास, ये तीनों अपने अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली गवर्न कर रही थी। इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं था। ये अपनी मर्जी से, बंगाल का गवर्नर जो चाहता है वो अपनी मर्जी से करेगा, वो किसी के अंदर नहीं है, ओके, वो किसी के अगेंस्ट नहीं है। वो अपने एरिया में जो करना चाहता है, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, जितना वो टैक्स लगाना चाहता है वो लगाएगा। एंड बॉम्बे का जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से लगाएगा। सेम वे जो मद्रास का गवर्नर है वो अपने हिसाब से काम करेगा। देवर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों, ये तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं थी, राइट। ऑल दो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही थी, ब्रिटिशर्स ही थे जो यहाँ पे रह रहे थे, इन तीनों प्रेजेंसीज में ट्रेड कर रहे थे, रूल कर रहे थे। बट द थिंग इज कि ये तीनों प्रेजेंसीज का जो रूल था, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो अपना अपना था। क्लियर। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना इन तीनों प्रेजेंसीज में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, क्यों ना इन तीनों प्रेजेंसीज को एक ही कंट्रोल के अंदर लाया जाए। तो पहली चीज़ तो ये थी। उसके बाद हुआ क्या कि 1772 में ऐसे सिचुएशन चल रही थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फेस कर रही थी फाइनेंशियल क्राइसिस को। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई कंपनी और कोई पर्सन आउट ऑफ फंड्स हो जाता है, राइट। उसके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते कि वो अपने खर्चों को, एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही लॉसेस में चल रही थी, बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी। वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए क्यों, पहली बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उनके जो भी ऑफिशियल्स थे वो बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, मुनरो के बारे में। तो ये सारे गवर्नर्स थे जो यहाँ पे आके बहुत सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी बैटल होगी तो खर्चा तो होगा ही, पहली चीज़ ये। उसके बाद बहुत ज़्यादा करप्शन थी ऑफिशियल्स में, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। उनका ये मोटिव था कि जो भी ट्रेड हो, पर्सनल लेवल पे ट्रेड हो, उससे जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो उनके खुद की पॉकेट्स में जाए, राइट। तो द ऑफिशियल्स वर करप्ट एंड ब्राइबरी के केसेस बहुत सामने आ रहे थे। ब्राइबरी मीन्स
रिश्वतखोरी, रिश्वत लेना, राइट। तो कंपनी के ऑफिशियल्स जो यहाँ पे नेटिव्स रहते थे, इंडियन थे, उनसे वो ब्राइबरी, रिश्वत लेते थे, राइट। तो ये सारे केसेस को देखते हुए क्या हुआ कि कंपनी चली गई फाइनेंशियल क्राइसिस में। अभी देखा क्या गया उस टाइम पे कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे, कंपनी का स्टाफ था, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो रहा था, राइट। मैंने आपको बताया कि वो जो भी पैसा था वो अपनी खुद की पॉकेट्स में डाल रहे थे और कंपनी में कोई पैसा नहीं जा रहा था। कंपनी लॉसेस में जा रही थी और जो ऑफिशियल थे वो रिच होते जा रहे थे। तो ये कंडीशन थी। होना क्या चाहिए था कि जो भी ट्रेड हो रही है उससे कंपनी को फ़ायदा हो, ना कि ऑफिशियल्स को पर्सनली फ़ायदा हो, उसको कंपनी को फ़ायदा हो, राइट। बट हो क्या रहा था कि कंपनी लॉसेस में जा रही थी और जो ऑफिशियल थे वो पैसा कमा रहे थे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जब कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी, बैंकरप्ट ऐसी सिचुएशन होती है जब कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज़, जब वो ऐसी पोजीशन में नहीं होती कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंकरप्सी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचते हैं जी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाकर वो अप्लाई करते हैं फॉर अ लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स। तो इतना ज़्यादा जो लोन है वो डिमांड करते हैं कि जी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी डूब रही है, तो आप हमें इतनी अमाउंट एज अ लोन दे दो, राइट। तो अगर, अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी बैंक के पास जाओ और आप उनसे एक लोन की डिमांड करो, तो बैंक आपसे क्या लेगा? बैंक आपको बोलेगा कि आप क्या काम करते हो, क्लियर। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे को दिखाओ ताकि हमको पता चले कि जो हम आपको लोन दे रहे हैं कल को आप वो लोन हमें रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यही जो चीज़ है। तो इसीलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको 1 मिलियन पाउंड दे देंगे, बट आपको टाइम टू टाइम आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें दिखानी पड़ेंगी, अपनी सारी रिकॉर्ड को हमें दिखाना पड़ेगा, सो दैट हम देख सकें कि जो आप एक डेट ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो, क्या कल को आप उसको रीपे कर पाओगे या नहीं, क्लियर। तो इसी वजह से हुआ क्या, ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, राइट। तो अभी एक और कारण है कि चार्टर दिया गया था। मैंने आपको बोला कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर साइन करवाया था कि हमको एक्सक्लूसिव, हमको मोनोपोली राइट दिया जाए कि हम ईस्ट में जाकर ट्रेड करें। तो उन्होंने चार्टर दे दिया था, क्वीन ने चार्टर दे दिया था कि ठीक है आप जाकर ट्रेड करो, राइट। बट हुआ क्या कि वो आई तो थी एज अ ट्रेडिंग बॉडी, बट धीरे धीरे क्या बन गई थी, वो एक रूलिंग बॉडी बन रही थी। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के होते हुए इंडिया में कोई और जाकर रूल कर रहा है, तो ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं हजम आई। तो इसीलिए वो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने जब प्रॉब की, जब इन्वेस्टिगेशन की, तो पाया गया कि कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट हैं, वो ब्राइबरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंपनी है वो बैंकरप्ट होने जा रही है, कंपनी के ऑफिशियल्स अमीर हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन को रीड करते हुए उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक बोला गया कि रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाए ताकि इस कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसी वजह से इन इन सभी कारणों की वजह से कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सबसे पहला एक्ट जो पास किया गया टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को पहले बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773 क्यों बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट? कि भाई क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, बट बाद में इसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका ही मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया था उसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑपरेशंस को जो इंडिया में चल रहे थे उनको कंट्रोल करने का मौका मिल गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, पहली चीज़। उसके बाद क्योंकि हमने क्या बोला था कि वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए थे, बट क्योंकि वो एज अ
रूलिंग कंपनी बन गए थे, तो उस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज किया गया थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी ना होके वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी बन गई है, एक पॉलिटिकल बॉडी भी बन गई है। इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के अंदर। और ये एक्ट ने फाउंडेशन रखी, एक स्टोन रखा, एक फाउंडिंग स्टोन रखा किस चीज़ का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया था कि हमारे इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो हमें एक केंद्र बिंदु चाहिए था, हमें एक सेंटर चाहिए था, यहाँ से इन तीनों प्रेजेंसीज को कंट्रोल किया जाए, राइट। तो इसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इस एक्ट में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या क्या प्रोविजंस थी। पहली प्रोविज़न तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, राइट। तो उसकी हेल्प करने के लिए, उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो, उसकी हेल्प करने के लिए एक एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की। क्लियर। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की हेल्प के लिए एक 4 मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई गई। पहली प्रोविज़न तो ये थी। तो मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में कि ये था बंगाल, ये बॉम्बे, ये मद्रास, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे पहले, राइट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आ जाने से गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी हेल्प के लिए एक 4 मेंबर काउंसिल बना दी गई, राइट। तो उसके बाद और क्या किया गया, जो ये बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स थे इनकी पावर्स को दे दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल को एक मेन सेंटर बना दिया गया जो कंट्रोल करेगा बॉम्बे के गवर्नर्स को एंड मद्रास के गवर्नर्स को। इट मीन्स जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स हैं वो सबॉर्डिनेटली एक्ट करेंगे टू द गवर्नर जनरल बंगाल। पहले वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज की तरह एक्ट करते थे, बट नाउ वो क्या हो गए, सबॉर्डिनेट हो गए टू द गवर्नर जनरल बंगाल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कैलकाटा में, राइट। तो उसमें एक चीफ जस्टिस था जो था उस टाइम पे सर एलिजा इन्फे। उस चीफ जस्टिस के साथ साथ 3 और जजेस को भी अपॉइंट किया गया। और ये बोला गया कि जो भी सर्वेंट्स है कंपनी के, जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनसे अभी कोई रिश्वत नहीं लेगा, उनसे कोई गिफ्ट रिसीव नहीं करेगा। यही एक रीज़न था कि रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो रही थी, मैंने आपको बताया कंपनी इसलिए बैंकरप्ट हो रही थी क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अमीर हो रहे थे। वो क्यों अमीर हो रहे थे, क्योंकि वो करप्ट थे। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप था, राइट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, कि अभी कंपनी के ऑफिशियल्स को प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो किसी से कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल को और स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको बोला गया कि उनकी जो रेवेन्यू है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में जो भी उनके अफेयर्स चल रहे हैं इंडिया में, उन सब की इंफॉर्मेशन आप हमें दोगे। वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा कि आप अपना खाता दिखाओ जी, कहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहे हैं, कहाँ से आपको रेवेन्यू हो रही है, आप हमारे पैसे दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, राइट। आप हमारा लोन रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये कंडीशन रखी कि आपको अपने सारे, चाहे आप सिविल अफेयर्स की बात करो, मिलिट्री अफेयर्स की बात करो और रेवेन्यू अफेयर्स की बात करो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑन टाइम बेसिस, राइट। तो अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है, अभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी के जो भी मालिक थे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। तो उनको बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑन टाइम बेसिस प्रोवाइड की जाए। उसके बाद गवर्नर जनरल था, उसने ऑर्डर्स को फॉलो करना था डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडर्स के रूप में आई थी, अभी वो रूल करने लग गई थी, क्योंकि अब वो रूलिंग बॉडी थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो बड़ा नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बोलेगी वैसे ही गवर्नर जनरल बंगाल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट्स की प्रोविजंस, जिससे जो एक 3 इंडिपेंडेंट प्रेजेंसीज चल रही थी उनको एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश की गई।
इस एक्ट के बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये एक्ट में कुछ खास नहीं किया गया। इस एक्ट में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लूप होल्स बचे थे, जो भी उसमें ऐसी प्रोविजन थी जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव हो पाए, उनको डिलीट करने के बाद उनमें कुछ और नई चीज़ें ऐड की गई ताकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कुछ तीथ मिल पाए, राइट। तो अब बात करेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो एक मेन प्रोविज़न थी वो ये थी कि जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी, जो भी एरिया कंपनी के कंट्रोल में था, उसको बोला गया कि वो ब्रिटिशर की पोजेशंस हैं इंडिया में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल कर रही है जो भी टेरिटरीज को, वो सारी किसकी अमानत है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की अमानत है, वो ब्रिटेन की अमानत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है, राइट। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन थी कि ब्रिटिश क्राउन ने अपनी ऑनरशिप को क्लेम किया है वो सारी टेरिटरी पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक एक्वायर की थी। जो भी बैटल्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी, जैसे भी जो भी अलाइंसेस कर कर ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी एरिया अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारा एरिया अब किसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो हमारी पोजेशन है? ब्रिटिश क्राउन ने क्लियर अपनी ऑनरशिप जता दी थी। सेकंड चीज़ क्या की गई कि जो कंपनी की एक्टिविटीज थी, कंपनी एक कमर्शियल बॉडी भी थी और पॉलिटिकल बॉडी भी थी, ये हमने देखा। बट कमर्शियल अफेयर्स को एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को पहले एक ही बॉडी कंट्रोल कर रही थी, वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनीज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड किया गया इनटू कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स को अब रेगुलेट किया जाएगा थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक अलग से बॉडी बना दी गई जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी, राइट। तो इस तरह से ये कंपनी की दोनों एक्टिविटीज़ है, इनको अलग अलग अथॉरिटीज़ दी गई रेगुलेट करने के लिए। तो अभी देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 को। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया, जो कंपनी का रूल था पहले तो उसको एक्सटेंड किया गया और 20 सालों के लिए, कि कंपनी और 20 इयर्स के लिए रूल कर सकती है इंडिया में जाकर। और कंपनी की जो मोनोपली थी उसको ख़त्म किया गया। कंपनी की जो मोनोपलिस्टिक ट्रेड चल रही थी इंडिया में उसको ख़त्म किया गया। हमने पहले भी देखा कि ये एक्सक्लूसिव राइट मिला था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वही जाकर ट्रेड कर सकती है। बट जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे, जो ब्रिटेन में बाकी की कंपनीज थी, वो भी इंडिया में आना चाहती थी, वो भी इंडिया में आके ट्रेड करना चाहती थी, प्रॉफिट्स कमाना चाहती थी। तो इसी बात को चलते हुए, इसी बात को देखते हुए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस मोनोपोली वाले राइट को ख़त्म किया गया, राइट। तो अभी ब्रिटेन से और भी कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं और ट्रेड कर सकती हैं। बट सिर्फ दो ही राइट रह गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो थे मोनोपोली राइट टू ट्रेड इन टी एंड मोनोपोली राइट टू ट्रेड विथ चाइना। इससे क्या हुआ कि जो बाकी की कंपनीज हैं ब्रिटेन में, वो इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती हैं, राइट। बट वो किन किन से ट्रेड नहीं करेंगी? वो सारी कंपनीज एक तो चाइना से ट्रेड नहीं करेंगी और सेकेंडली वो टी की ट्रेड नहीं करेंगी। टी में ट्रेड करने का अधिकार और चाइना से ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। वो मोनोपोली ख़त्म नहीं की गई थी, बाकी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद इस एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को उसके बाद इस एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को लॉ किया गया कि वो इंडिया में आकर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें, राइट। फिर उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ लॉ किए गए कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन में लाया जाए, वेस्टर्न थॉट्स को इंडियन एजुकेशन में टीच किया जाए, राइट। और उसके बाद और क्या किया गया, इंडियंस को लॉ किया गया कि वो कंपनी में काम कर सकते हैं, राइट। देखो ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों वेस्टर्न एजुकेशन आई, क्यों इंडियंस को लॉ किया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में आकर काम करें, वो एज ऑफिशियल्स काम करें। देखो जो यूरोपियंस थे वो रहते हैं बहुत ही कोल्ड एरिया में, उनको इंडिया का वेदर उस टाइम पे सूट नहीं करता था, वो ज़्यादा देर तक इंडिया के वेदर में नहीं सस्टेन कर पा रहे थे। तो यूरोपियंस क्योंकि इंडिया में नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, पहली चीज़। और सेकंड, जो यूरोपियंस थे वो हाई सैलरी डिमांड करते थे। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलाउ किया इंडियंस को कि वो कंपनी में आके काम कर सकती हैं, क्योंकि इंडियंस का काफ़ी कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार थे, पहली चीज़। उसके बाद
जो इंडियन सिस्टम है उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों लेकर आया गया? क्योंकि कंपनी को चाहिए थे ऑफिशियल्स, कंपनी को चाहिए थे वर्कर, एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे। तो कंपनी में काम करने के लिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए, उनको वेस्टर्न थॉट्स आने चाहिए, राइट? तो उनकी जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन हो। इसीलिए इंडियन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर आया गया, ताकि जो भी इंडियन स्कूल्स में बच्चे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू पढ़ेंगे, वो अल्टीमेटली कंपनी में जाकर काम करेंगे लो सैलरीज पे। क्लियर? तो ये था इन सारी प्रोविज़न के पीछे का लॉजिक। आगे चलते हैं। तो आगे है चार्टर एक्ट 1833। तो इस एक्ट में आते आते कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दी गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, राइट? ये तीनों अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना यूनिफॉर्मिटी लेकर आई जाए, क्यों ना एक ही सेंटर बनाया जाए और वही एक सेंटर होगा जो सारी इंडिया को कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए 1833 में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अभी उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? पहले वो गवर्नर जनरल था सिर्फ और सिर्फ बंगाल का, अभी उसको बनाया गया पूरे के पूरे इंडिया का। तो वो कौन था? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट? तो और क्या किया गया? पहले तो जी हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि बॉम्बे एंड मद्रास की एग्जेक्टिव पावर्स ली गई थी, बट अभी इस एक्ट में उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी ले ली गई थी, और वो लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, राइट? तो देखो, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जेक्टिव पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं लॉ बनाने की पावर्स, और एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की पावर्स। तो पहले तो जी बॉम्बे एंड मद्रास से उनकी एग्जेक्टिव पावर्स ली गई, राइट? लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर्स ले ली गई। अभी और क्या किया गया? 1833 के अंदर उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी ले ली गई। इट मीन्स जो अभी लॉज बनाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड उसकी काउंसिल्स। अभी गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉज नहीं बना सकती, क्योंकि उनके लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सक्लूसिवली दे दी गई हैं टू दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। क्लियर? और इस एक्ट के अंदर और क्या किया गया? सती को अबॉलिश किया गया 1829 में। फर्स्ट लॉ कमीशन लाया गया 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकॉले। तो लॉर्ड मकॉले के अंदर अंदर उसके गाइडेंस के अंदर 3 रिपोर्ट्स आई, जो कि एक एक्ट्स में तब्दील हुई। सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये सारे कोड्स आए थे लॉर्ड मकॉले की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1813 में ट्रेड मोनोपली ईस्ट इंडिया कंपनी की अबॉलिश कर दी गई थी। उनके पास सिर्फ और सिर्फ टी की मोनोपली रह गई थी और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपली रह गई थी। अभी वो दोनों मोनोपलीज भी 1833 के एक्ट के में आकर ख़त्म कर दी गई, राइट? तो जो एक मोनोपली थी किसी भी चीज़ को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अभी उनके पास कोई मोनोपली नहीं रह गई थी। सारे एरियाज़ को फ्री कर दिया गया था बाकी सारी कंपनीज के लिए जो ब्रिटेन से आएंगी। क्लियर? अभी हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 को। चार्टर एक्ट 1853 लास्ट था चार्टर एक्ट की सीरीज़ में। हमने अभी तक देखा चार्टर एक्ट 1813 को, 1833 को और 1853 को हम अभी देखेंगे। अगर आप देखो ये तीनों एक्ट में 20 ईयर्स का टाइम गैप है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 ईयर्स के बाद क्वीन एलिजाबेथ के पास जाती थी और 20 ईयर्स के बाद अपने चार्टर को रिन्यू करवाती थी, राइट? क्यों रिन्यू करवाती थी? अगले 20 ईयर्स के लिए। अभी गई, रिन्यू कराया अगले 20 ईयर्स के लिए, फिर 20 ईयर्स के बाद जाएगी चार्टर को रिन्यू कराएगी अगले 20 ईयर्स के लिए, ठीक है? तो इन चार्टर एक्ट में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 ईयर्स के लिए रूल कर सकती है, राइट? इन चार्टर एक्ट में। बट जो ये चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853, इसकी खासियत ये थी कि इसमें कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया गया, बट कंपनी के रूल को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाएगा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया, बट टाइम पीरियड था कि कितने सालों के लिए कंपनी और रूल कर सकती है, उस टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि क्राउन
ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके अपना डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता है इंडियन टेरिटरीज पे, राइट। और इसकी प्रोविज़न क्या थी, हमने काउंसिल के बारे में पढ़ा कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी, जो काउंसिल एग्जेक्टिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। दोनों फंक्शंस, लॉ को बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का, दोनों फंक्शंस एक ही काउंसिल परफॉर्म कर रही गई थी, दोनों फंक्शंस एक ही काउंसिल परफॉर्म कर रही थी। बट इस एक्ट में इस चीज़ को देखा गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जेक्टिव फंक्शंस दो सेपरेट फंक्शंस हैं, तो इनको सेपरेट मेंबर्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। ये 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इन टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 12। इन 12 मेंबर में से 6 मेंबर्स परफॉर्म करेंगे एग्जेक्टिव फंक्शंस को और बाकी के 6 परफॉर्म करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन को, जिन्हें हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। जो ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं ये एक्ट करेंगे एज अ मिनी पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट उस टाइम पे ब्रिटेन में काम कर रही थी वैसे ही काम करेंगे ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स गवर्नर जनरल की काउंसिल में, राइट। जो ये 6 न्यू मेंबर्स ऐड करने की बात की गई थी एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर, इन 6 न्यू मेंबर में से 4 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपॉइंट करेगी इन 4 मेंबर्स को। इट मीन्स देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट ऑफ चार्टर 1853। तो इस एक्ट में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया गया कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकली हम मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, राइट। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम इंडियंस को अपॉइंट करने लग जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियंस इंडिया में रह रहे हैं उनमें से अभी हम चूज करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। तो ये थी प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपनी रूल। कंपनी रूल चला 1773 से लेके 1858 तक। उसके बाद आ जाता है क्राउन रूल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।